बहुत सी बांझ औरतों को बच्चे की खुशी देने वाला सीतापुर गांव का एक 60 साल का शामू, जो जिस किसी भी बांझ औरत से शादी करता उसे बच्चे की प्राप्ति हो जाती। आखिर शामू ऐसा क्या खाता है, ये जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेरे बाबा जो अपनी सारी उम्र अपना सीना चौड़ा करके लोगों के सामने चलते रहे, आज मेरी वजह से उनका सर झुका हुआ था और अपने हाथ जोड़कर एक 60 साल के आदमी से मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वो 60 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे बाबा का दोस्त शामू था, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करता तो उसके बच्चे हो जाते थे। पूरे गांव में उसके चर्चे थे और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, सब कुछ सच था। कैसे बांझ औरतें शामू से शादी करके बच्चे पैदा करती थी। पहले जब उन औरतों को बांझ होने के ताने मिलते थे, शामू से शादी करने के बाद वो बच्चे की माँ बनकर समाज में इज्जत पाती थी। मैं और बाबा इस शामू के घर पर ही बैठे थे और मेरी शादी के लिए बाबा शामू को मना रहे थे। मुझे सुबह शाम बांझ होने के ताने मिलते थे। मेरे बाबा से ये बात सही नहीं जा रही थी। लोगों के तानों से तंग आकर मेरे बाबा ने फैसला किया कि वो मेरी शादी शामू से करवा देंगे। इसलिए वो उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बाबा कह रहे थे कि तुमने तो कई औरतों से शादी करके उनके माथे से बांझपन का दाग घटाया है, मेरी बेटी से भी शादी करके ये दाग उसके ऊपर से हटा दो। मैं तो वहाँ खामोश बैठी थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने बाबा के दोस्त को हमेशा अपने बाबा की तरह ही समझा था और मैं उनको चाचा कहा करती थी। अब भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती थी, मगर बाबा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि तुम शामू से शादी कर लो और मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। बाबा ने शामू से भी यही कहा कि मेरी बेटी को कोई एतराज़ नहीं है तुमसे शादी करने में। शामू चाचा ने चौंक कर मुझे देखा और बाबा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर चाचा मुझसे कहने लगे कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, तुम मुझे चाचा कहती हो। उनकी बात सुनकर मैं अपने अतीत में चली गई। पिछले 2-3 साल मेरी आंखों के सामने आने लगे। हमारे गांव में एक शामू नाम का आदमी था, जिसे सब लोग शामू चाचा कहते थे। छोटा हो या बड़ा, उन्हें सभी लोग शामू चाचा कहकर पुकारते थे। वो मेरे बाबा के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, हम सब गांव के बच्चे मिलकर उनके घर टीवी देखने जाते थे, क्योंकि हमारे पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर में टीवी था। हैरत की बात तो ये है कि वो अपने घर में अकेले रहते थे, उनके घर में कोई भी औरत नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते थे कि शामू चाचा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते। उस समय हमें शादियों में जाने का बहुत शौक था। वो भी हमसे कहते कि बच्चों, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। उनकी ये बात सुनकर हम सब बच्चे हंसने लगते थे, क्योंकि वो हमारे माता पिता की उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी तो गांव के बच्चों के साथ पूरे गांव में घूमती रहती थी। जब मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गांव में सिर्फ शामू चाचा ही सबसे अमीर थे। उनकी ना कोई पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा था। वो शहर में कुछ काम करते थे और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाते थे। उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा था। गांव के सभी लोग पैसों की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें शादी का मशवरा भी देते रहते थे। मेरे बाबा की भी शामू चाचा से अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरे बाबा जब भी शामू चाचा से मिलने जाते तो उनसे कहते कि शामू, तू शादी क्यों नहीं कर लेता, तेरे पास इतना रुपया पैसा है तो किसके लिए छोड़कर जाएगा। तेरे जाने के बाद इस दौलत का कोई वारिस तो होना चाहिए ना। शामू चाचे के भी दिमाग में बाबा की बात आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई। सब ने उनके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। लेकिन जब शामू चाचा ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। चाचा ने कहा कि वो बीना मौसी से शादी करना चाहते हैं। चाचा की इस बात से तो सबको झटका लगा था। जो भी ये बात सुनता उसे यकीन नहीं आता था। सब सोच रहे थे कि चाचा आखिर बीना से शादी क्यों करना चाहता है। बीना मासी हमारे गांव की वो औरत थी जिसे उनके खानदान वालों ने भी छोड़ दिया था। बीना मौसी की शादी हमारे गांव में ही हुई थी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी वो मां नहीं बन सकी तो उनके पति ने उन्हें बांझ कहकर तलाक दे दी थी। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली,
मगर इस बार भी बच्चे की वजह से उनका घर न बच सका। अब तो पूरे गांव को पता चल गया था कि बीना मौसी एक बांझ औरत है और उसके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से उसने किसी से शादी नहीं की थी। उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया था। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। वो औरत जिसको उसके खुद के परिवार ने ही छोड़ दिया हो और उसका रिश्ता आ जाए, वो भी इतने अमीर आदमी का, तो हैरत तो होगी ही ना। जब मेरी माँ ने ये बात सुनी तो कहने लगी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जो शामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर उसने ही शामू को अपने पीछे लगा रखा होगा। बाबा ने माँ को डांटते हुए कहा कि बिला वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। वो तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है, उसे तो पता भी नहीं था कि शामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है। जिस समय ये सारी बातें हो रही थी, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि चाचा की उम्र 60 साल थी। अगर वो अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे तो वो किसी ऐसी औरत से शादी करते जो उन्हें बच्चे देती, ना कि एक बांझ औरत से जो उनको वारिस भी नहीं दे सकती। सब गांव वालों ने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो किसी की भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो कहने लगे कि अगर बीना की शादी मुझसे हो जाएगी तो वो बांझ नहीं रहेगी। अब सबको चाचा की बात माननी पड़ी। मैंने अभी अपने 10वीं के एग्ज़ाम दिए थे और मैं अपने घर में फ्री थी। बाबा ने कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा की शादी के इंतज़ाम देख लो। एक दिन मैं और माँ चाचा के घर उनकी शादी की तैयारियों के लिए चले गए। मेरी माँ मुझे चाचा के घर काम पर लगाकर खुद गांव की औरतों से बातें करने में मगन हो गई। मैं चाचा के कमरे की सफाई कर रही थी कि मैंने उनके कमरे में एक शीशी रखी हुई देखी। मैंने वो शीशी उठाई और उस पर लगे लेबल के नाम पढ़ने लगी, लेकिन उस पर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मुझे उस पर लिखा हुआ नाम समझ में नहीं आया। मैं उस शीशी को उलट पलट कर देख रही थी कि इतने में चाचा कमरे में आ गए। मेरे हाथ में वो शीशी देखकर घबरा गए। मैंने चाचा से पूछा कि ये कैसी दवाई है, ये दवाई किसकी है। उन्होंने मेरे हाथ से वो शीशी लेकर दोबारा उसी जगह पर रख दी और मुझसे कहने लगे कि यह हर मर्ज की दवाई है, इसको खाने से शरीर में ताकत आती है। तेरी बीना मौसी को मैं ये दवाई खिलाऊंगा। मैं हैरत से उस शीशी को देखने लगी। चाचा ने मुझसे मना कर दिया और कहने लगे कि आज के बाद मैं उसे हाथ न लगाऊं। खैर, चाचा की शादी हो गई। बीना मौसी उनकी दुल्हन बनकर उनके घर पर आ गई। सब चाचा की मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है, अब ये भी सारी उम्र बच्चों के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद बीना मौसी प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि ये खबर सच है। मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ रही थी। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैडम, अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वो माँ बन सकती है? टीचर जी कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हें किसने बताया? मैंने जब उन्हें शामू चाचा और बीना मौसी की कहानी बताई तो वो दंग रह गई और कहने लगी कि हो सकता है भगवान ने कोई करिश्मा दिखाया हो। भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, जिसे चाहे बच्चे दे सकता है। टीचर जी ये बात सुनकर बहुत उदास हो गईं, क्योंकि उनके भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति ने भी उन्हें बांझ कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि शामू चाचा एक बांझ औरत से शादी करेंगे तो मैं उनकी शादी अपने टीचर से ही करवा देती। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वो घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से चाचा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस दिन जो शीशी मेरे हाथ में आई थी, आज वो यहाँ नहीं थी। मैंने मासी से कहा, तुमने सारी गोलियां खा ली? वह हैरानी से कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ गोलियां वाली शीशी थी। मासी कुछ देर सोचने के बाद बोली, वो दवाई वाली शीशी वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो शामू की जेब में होती है। वो रोज उसमें से एक गोली खाते हैं। मासी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मासी वो गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई है। बिना कुछ खाए मासी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती थी? ये तो सच में भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। चाचा अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उन्हें चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। चाचा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भी शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए थे। चाचा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई
कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। वो दोनों अपने बेटे को लेकर गांव आ गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लेकिन 2 महीने बाद ही बीना मासी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और अचानक ही उनका देहांत हो गया। ये खबर सुनकर तो सबके सर पर आसमान टूट पड़ा था। बीना मौसी की मौत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव वाले चाचा से दूसरी शादी के लिए कहने लगे। सब लोग चाचा से कहने लगे कि पहले तो तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। इसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की ज़रूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन चाचा ने कहा, लेकिन मैं अब शादी करूँगा तो किसी बांझ औरत से ही करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी हो जाएगी। जब मैंने चाचा की ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में अपनी टीचर का ख्याल आया। चाचा मेरी टीचर से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं टीचर के घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो वो फ़ौरन इस शादी के लिए मान गए। कुछ दिनों में ही मेरी टीचर की और चाचा की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि दोबारा से चाचा को पत्नी मिल गई और उनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फिर से चाचा से शादी करने के बाद एक बांझ औरत बच्चा पैदा कर लेगी। लेकिन फिर से ऐसा ही हुआ। मेरी टीचर ने एक बहुत ही अच्छे लड़के को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा न चाचा पर गया था और ना ही मेरी टीचर पर। अब तो सारे गांव में इसी बात का चर्चा होने लगा था। लोग कहते थे कि ज़रूर चाचा के पास कोई राज है या वो कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे बांझ औरतें भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गांव वालों ने चाचा से ये राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मेरे बाबा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने बाबा को भी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती थी। मैंने अपनी टीचर से भी बहुत बार इस बारे में पूछा था, लेकिन वो कहती हैं कि भगवान की कृपा है जो उसने मुझे औलाद दी। कुछ दिनों बाद मेरी टीचर ने शामू चाचा से तलाक ले ली और उन्होंने एक दूसरी बांझ औरत से उनकी शादी करवा दी। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर गांव से चली गईं। ये सब देखकर गांव वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। पहले तो बांझ औरतों को बच्चा पैदा करना और फिर मेरी टीचर जी का उनको तलाक देकर चले जाना, और चाचा ने भी उनको तलाक दे दी थी। उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बीवी से भी चाचा को एक ही साल के अंदर अंदर बच्चा हो गया। फिर कुछ समय बाद चाचा के यहाँ एक और औलाद हुई। 65 साल की उम्र तक चाचा की 5 औलादें हो चुकी थी। अब तो आसपास के गांव में भी ये बात उड़ चुकी थी कि जो भी बांझ औरत हो वो चाचा से अगर शादी कर ले तो उसको औलाद पैदा हो जाएगी। अब तो चाचा की दौलत भी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। चाचा ने काम करना भी छोड़ दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे उनकी दौलत में कमी होने के बजाय वो तो उल्टा बढ़ती ही जा रही थी। शायद भगवान की उन पर कुछ ज़्यादा ही कृपा बनी हुई थी। अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, मेरी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ने की इजाज़त थी, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने बाबा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस छोटे से गांव में शादी नहीं करनी। मैंने सुना था कि शहर के लोग बहुत खुले जहन के होते हैं, वो अपनी औरतों पर पाबंदियां नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं और मेरा एक शौक़ था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरा ये शौक़ शहर जाकर ही पूरा हो सकता था। यहाँ गांव में रहकर तो मैं कभी भी नहीं घूम सकती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे शहर जाने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे बाबा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब गांव के ही थे। इसलिए बाबा ने शामू चाचा से कहा कि वो कोई मेरे लिए शहर में रिश्ता देखें, वो शहर में शादी करना चाहती है। चाचा ने भी कहा ठीक है। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों चाचा की पत्नी का फिर से देहांत हो गया और चाचा फिर से अकेले हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक आया रख ली। वो अपने बच्चे अकेले नहीं संभाल सकते थे क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो गई थी। इस दौरान चाचा के पास कई बांझ औरतों के रिश्ते आए, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि चाचा से शादी करने के बाद कोई भी औरत बांझ नहीं रहती। लेकिन फिलहाल चाचा ने शादी को मना कर दिया था।
उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से वो बहुत दिनों से शहर भी नहीं जा सके थे। वो अपने ही गम में थे, इसीलिए बाबा ने उनसे दोबारा मेरे रिश्ते को भी नहीं कहा। लेकिन बाबा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले बाबा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ कर दें, मैं खुद चाचा से अपने रिश्ते की बात कर आती हूँ। मैं चाचा से बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसीलिए मैं उनसे इस बारे में आराम से बात कर सकती थी। मैं अपने बाबा और माँ को बिना बताए चाचा के घर की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा तो मुझे अंदर से जानी पहचानी सी आवाज़ आई। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा शक ठीक निकला था। अंदर मेरी टीचर थी, जो अपने बेटे को गोद में लिए हुए बैठी थी। वो चाचा से कह रही थी कि आप किसी बांझ औरत से शादी कर लें, उनको भी समाज में इज्जत मिल जाएगी और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। चाचा कहने लगे कि अब मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा। तुम लोगों ने तो ये राज अपने सीने में छुपा के रखा है कि कैसे मुझसे शादी के बाद बांझ औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर किसी ने ये राज खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की भी बदनामी हो। जो राज सालों से छुपा हुआ है वो छुपा हुआ ही रहे तो बेहतर है। अब मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैंने बहुत गौर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई राज की बात कर रहे हैं। शायद वो राज यही था कि चाचा की पत्नी बांझ होने के बाद भी कैसे बच्चे पैदा कर देती है, मगर उन्होंने पूरा राज खोलकर नहीं बताया। बंद लफ्ज़ों में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं वहीं खड़ी थी कि टीचर जी बाहर आ गईं और मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने टीचर जी से उनके बेटे को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आई थी कि आप चाचा को छोड़कर क्यों गई थी, और अगर छोड़कर चली गई थी तो अब आप उनसे छुपकर मिलने क्यों आती हैं। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि मैं कोई छुपकर मिलने नहीं आती हूँ, सिर्फ आज ही आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इसीलिए मैं मिलने के लिए आ गई। मैंने भी टीचर जी से आंखें फेरते हुए कहा कि एक बार जो छोड़कर चला जाए वो पलटकर वापस नहीं आता। अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो वो आज इस हालत में अकेले नहीं होते। लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि आपने उनसे तलाक ली और उनकी दूसरी शादी करवाकर यहाँ से चली गईं। आप तो हमें मोहब्बत और वफा के बारे में पढ़ाती थी, लेकिन आप तो खुद ही किसी का साथ नहीं दे सकी और उसे छोड़कर चली गईं। हमारी बातों की आवाज़ सुनकर चाचा बाहर निकल आए और वो मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे कि तुम क्यों ऐसी बदतमीजी कर रही हो, ये तुम्हारी बड़ी हैं। मैंने चाचा से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा और टीचर जी से कहने लगे कि तुम जाओ, इसकी मैं खबर लेता हूँ। टीचर जी खामोश होकर वहाँ से चली गईं। मुझे तो उन दोनों पर हैरानी हो रही थी कि तलाक होने के बाद भी वो आपस में इतने अच्छे से बात कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद तो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। असल हैरत तो मुझे चाचा पर हो रही थी कि उन्होंने टीचर जी से शादी की, उनको औलाद दी, अपना नाम और पैसा सब कुछ दिया, समाज में उन्हें सिर उठाने के काबिल बना दिया, लेकिन फिर भी वो चाचा को तलाक देकर चली गईं और चाचा ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अभी वो उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे। टीचर जी के जाने के बाद चाचा मुझसे कहने लगे कि ये कौन सा तरीका होता है बड़ों से बात करने का, वो बड़ी हैं तुम्हारी, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये सब सुनकर मैं चाचा से कोई बात किए बिना ही अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बाबा के दोस्त घर पर बैठे और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे और बाबा ने मेरा रिश्ता भी उनके बेटे से पक्का कर दिया था। मैंने बाबा से बहुत मना किया कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो लोग अनपढ़ और जाहिल हैं। मैं इन लोगों में खुश नहीं रह सकती। लेकिन बाबा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही इनके घर का माहौल पसंद नहीं था। वो लोग बहुत अमीर थे, लेकिन तमीज़ नाम की उनके घर में कोई चीज़ नहीं थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था।
मजबूरी में अपने बाबा की इज्जत की खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। पिछले 2 साल मैंने जैसे भी गुजारे थे बस मैं ही जानती थी। मैं अपनी ससुराल में बहुत मुश्किल से रह रही थी। मैं भगवान से दुआ करती थी कि इन लोगों से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसे छूटेगी मैंने ये नहीं सोचा था। मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी नंद ने मुझे सीढ़ी से धक्का दे दिया। मैं पेट के बल पूरी सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मैं अपने बच्चे को खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माता पिता के घर में छोड़ दिया और कहने लगे कि जब ये हमें बच्चे नहीं दे सकती तो हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे। बल्कि उन लोगों ने तो सारे गांव में ये उड़ा दी थी कि मैं अब बांझ हो चुकी हूँ। इसी वजह से मेरे रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। बाबा जब भी घर से बाहर जाते तो लोग उनसे मजाक में कहते, अपनी बेटी की शादी शामू चाचा से कर दो, ये भी बच्चे पैदा कर देगी। बाबा लोगों के तानों से तंग आ गए थे, इसीलिए आज मैं अपने बाबा के साथ शामू चाचा के घर में बैठी थी। बाबा मुझे उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे। चाचा मुझसे कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा इस बात के पीछे पड़ी रही हो कि तुम्हें मेरा राज पता चल जाए कि कैसे बांझ औरतें मुझसे शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर लेती हैं। तुम क्या, पूरा गांव ही मुझसे इस बारे में सवाल करता रहता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना ये राज बता रहा हूँ। जब मैं 25 साल का था तब मैं बीमार हुआ और डॉक्टर के पास अस्पताल गया तो उसने मेरा पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद बताया वो मुझे बचपन से ही बीमारी थी, लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया और बढ़ते बढ़ते मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता। अब मैं बाप बनने के हक से महरूम हो गया। वो पूरे खानदान में ये बात फैल गई थी। मेरे खानदान के ही लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे और मुझे ताने देते थे। हर कोई मुझ पर तरस खाता था। मेरी मंगनी टूट गई थी। मेरे छोटे भाई बहनों की भी शादी हो गई थी और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए थे। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे परिवार में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर इस गांव में चला आया। अब मैं किसी से शादी तो नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमाए कि लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे। यहाँ मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी मुझसे शादी के लिए कहते थे, मगर मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरा सच जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करेगी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। जब मैं एक औरत को माँ नहीं बना सकता तो मैं उसे शादी भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी भर अकेला ही रहूँगा। मैं अपने दोस्तों को ये बात कैसे बताता, इसीलिए मैं उनसे कोई ना कोई बहाना कर दिया करता था। मुझे बीना को देखकर बहुत दुख होता था। वो बेचारी भी मेरी तरह बांझपन के ताने सुनती थी। मुझे उसका दुख बिल्कुल अपने जैसा लगता था। उस बेचारी को भी उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, जैसे मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया था। जब मुझसे सब लोगों ने कहा कि मैं इतनी दौलत किसके लिए छोड़कर जाऊंगा, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत किसी के काम में लगा देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं एक अनाथ आश्रम से बच्चे को लेकर उसकी बेहतरीन परवरिश करूंगा, लेकिन मैं अकेले बच्चे नहीं पाल सकता था। उसके लिए मुझे एक माँ की ज़रूरत थी। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने बीना के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन उसे सारी बात सब कुछ सच सच पहले ही बता दिया था कि वो भी माँ नहीं बन सकती और मैं भी बाप बनने के काबिल नहीं हूँ। तो हम दोनों शादी कर लेते हैं और बच्चे को गोद ले लेंगे। बीना ने भी इस काम के लिए हाँ कर दी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब अगर हम बच्चा गोद लेते हैं तो लोग तो हमें फिर भी ताना देंगे कि बांझ थी और बच्चे को गोद लेना पड़ा। गांव वाले और ये समाज हमें वो इज्जत नहीं देगा और ना ही वो इस बच्चे को हमारा सगा बच्चा मानकर इज्जत देंगे। इसीलिए मैंने गांव की दाई को उसके मुंह मांगे पैसे दिए और उससे कहा कि पूरे गांव में ऐलान कर दे कि बीना माँ बनने वाली है। उसने ऐसा ही किया। 9 महीने बाद हम डिलीवरी के बहाने से शहर चले गए और वहाँ अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेकर आ गए। बीना को भी बांझपन के तानों से छुटकारा मिल गया था। वो मेरी बहुत ज़्यादा एहसानमंद थी, लेकिन उस बेचारी के जीवन के दिन कम ही बचे थे। उसे कैंसर हो गया और वो इस दुनिया से चली गई।
फिर तुम्हारी टीचर जी से मुझे शादी करनी पड़ी। वो भी बहुत अच्छी औरत थी। उसको भी समाज में इज्जत दिलाने के लिए हमने यही वाला ड्रामा करना पड़ा। इस बार भी हमने एक बच्चा गोद लिया था। मेरी ख्वाहिश थी मैं इन बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करूं। एक दिन तुम्हारी टीचर का पहला पति हमारे घर पर आ गया और वो मुझसे कहने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं क्योंकि वो तुम्हारी टीचर से बहुत मोहब्बत करता है और उसके साथ रहना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो भी अपने पहले पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उसे समाज में इज्जत मिली है। अब वो मुझे किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ दिया। वो मुझे तलाक देना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं रख सकता था। इसलिए मेरे जोर देने पर उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक होने के बाद उसने मेरी शादी अपनी एक बांझ सहेली से करवा दी। ताकि मैं अकेला न रहूं और मेरे बच्चों की भी परवरिश अच्छे से हो सके। उसे भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। उसे रहने के लिए एक छत चाहिए थी। बैठे बिठाए उसे पति और औलाद और इज्जत मिली तो वो भी मेरी शुक्रगुजार हो गई। तुम्हारी टीचर अपने बेटे को साथ लेकर चली गई क्योंकि वो उसकी परवरिश खुद करना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसे वो बच्चा ले जाने दिया और खुशी खुशी उसे रुखसत कर दिया। मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने 2 बच्चे अडॉप्ट किए थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी बहुत थोड़ी थी। कुछ दिनों में उसका भी देहांत हो गया। ये है मेरा सारा राज जिसको कोई नहीं जानता था और मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। मैं सिर्फ उन बांझ औरतों को समाज में इज्जत और उन अनाथ बच्चों की परवरिश अच्छे से करना चाहता था। उनको छत देना चाहता था, माँ बाप का प्यार देना चाहता था। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन तुम्हारे पिता को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुम तो जानती हो मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी समझा है। मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। चाचा ने बताया कि उनको भी कैंसर हो चुका है और उनके पास भी बहुत कम दिन बचे हैं। अब उन्हें इन बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि उनके जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। मैंने चाचा से कहा कि आप फिक्र न करें, आज से इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इनको इनकी माँ बनकर पालूंगी और आपका ये राज भी मेरे सीने में दफन रहेगा। मैंने बाबा से भी साफ साफ कह दिया कि औलाद का क्या है, मैं इन बच्चों को ही पालकर अपनी जिंदगी काट लूंगी। कुछ दिनों बाद चाचा का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद इन बच्चों की और मेरे नाम कर दी थी। अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। किसी की शादी न होने से या बच्चे न होने से उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई मकसद मिल ही जाता है, जैसे मुझे मिल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, वेलकम करती हूँ आपका हमारी आज की इस कहानी में। मेरा नाम सुमन है। मैं झाड़ों कतार रो रही थी। दिनेश का बिहेवियर मेरे साथ इस तरह बदल गया था कि मुझे अब ये डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे छोड़ ही न दे। जितना प्यार मैंने दिनेश से की थी, मैं तो उसके बिना रह नहीं पाती, मगर वो मेरा पति होने के बावजूद भी मुझे अपने करीब आने नहीं देता था। मुझसे इस तरह दूर रहता जैसे मैं कोई गैर हूँ और मैं उसके करीब उसके साथ रहने के लिए तरसा करती थी। मेरा दिल करता कि मैं दिनेश के गोद में अपना सर रख कर सोऊं। वह मुझे अपनी आगोश में लेकर अपने प्यार से रोशन कर दे। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी और आज की रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं जैसे ही दिनेश के नजदीक आई तो जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दिनेश कहने लगा, बहुत गर्मी है, तुम्हारे अंदर आओ, तुम्हारी गर्मी को निकालता हूँ। ये कहकर उसने मेरे साथ आज की रात गरजती और चमकती बिजलियों के साथ बहुत जोरों शोर से बारिश हो रही थी और मुझे शुरू से ही बारिश से बहुत ज्यादा डर लगता था। बादलों की तेज गरज और बिजलियों की रफ्तार चमक से मेरा दिल कांप जाता था। दिनेश सामने हॉल के सोफे पर सो रहा था और मुझे अकेले कमरे के अंदर नींद नहीं आ रही थी और उस पर सबसे बड़ा दिक्कत की बात ये थी कि लाइट भी कट चुकी थी।
सामने रूम की खुलने वाली खिड़की से आसमान पर चमकने वाली बिजली की चमक। जब कमरे में आती तो डर के मारे मैं थर थराने लग जाती थी। बारिश तो इतनी तेज थी कि जैसे हर सिमंत तूफान मचा हुआ था। डर की वजह से मैंने बेड की चादर को दबोचना शुरू कर दी थी। तकियों को दबोचकर सीने से लगा लिया था। काश दिनेश मेरे पास ही लेट जाता। मैं उसका हाथ थाम लेती तो शायद मेरी घबराहट कम हो जाती, या वो मुझे अपनी आगोश में लेकर मेरी घबराहट को अपनी मौजूदगी से खत्म कर देता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेपरवाह सा होकर सामने हॉल के सोफे पर सो रहा था। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैंने दिनेश से लव मैरिज की शादी की है। ये वही दिनेश है जो मेरी खातिर हर एक से पंगा ले लिया था। आखिर उसे हुआ क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दिनेश क्यों मुझसे दूर भागने लगे हैं। अपने प्यार और मोहब्बत का आदी बनाकर मुझसे कौन सा बदला ले रहा था? क्यों मुझे अकेलापन की सजा दे रहा था? मेरा सब्र का बांध आज टूट चुका था। मैं अपने बेड से उठकर हॉल के सोफे पर दिनेश के पास आ गई। मैं उसे हिलाने लगी। वो गहरी नींद में सो रहा था। अचानक मुझे देखकर एकदम झट से उठकर बैठ गया। दिनेश मुझसे कहने लगा, क्या बात है, चैन नहीं है? तुम्हें सुकून से सोने भी नहीं देती हो? मैं उसके करीब बैठ गई, मगर वह तो मेरा स्पर्श पाकर ऐसे दूर होता था जैसे मैंने उसे करंट मार दिया हो। मैंने कहा, मुझे बादलों की गरज से डर लगता है। दिनेश मेरी ये बात सुनकर बहुत ही कड़क नजरों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तो मैं क्या करूं? बादलों की गरज को रोकना तो मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने कहा, मगर मेरे पास बेड पर लेट तो सकते हो ना। मेरी बात सुनकर दिनेश कहने लगा, नहीं लेट सकता, उठो मेरे पास से और जाकर बेड पर सो जाओ, वरना मैं इस हॉल से भी बाहर चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझसे दूर भागते हो? क्यों बताओ मुझे इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है। मुझे अपनी पनाहों में ले लो, प्लीज मुझे अपनी आगोश में ले लो। मैं कब से तुम्हारे लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही हूँ, और अब जब तुम 12 महीने बाद घर आए हो तो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? पहले तो तुम्हारा मेरे बिन एक दिन नहीं गुजरता था, और अब 12 महीने बाद भी आए हो और एक बार भी मेरे नजदीक नहीं आए। मेरी बात सुनकर दिनेश मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। तुमने ही उन्हें मुझसे दूर कर दिया। मेरा दिल उनके बगैर तड़पता है, और अब वैसे ही तुम मेरे लिए तरसोगी। अब एक एक पल मेरी मोहब्बत के लिए तरसोगी। मैंने कहा, मेरा क्या कसूर है? मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो और तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे नाराज होकर रूठ जाए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितना प्यारा करती हूँ। दिनेश कहने लगा, तुम्हारा प्यार ही तो ले डूबा है मुझे। तुम्हारे प्यार ने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। तुम्हारा प्यार और मोहब्बत ने मुझे तबाह करके रख दिया। मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? वो इस तरह गुस्से से बोला कि मैं सहम कर रह गई। फिर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा, प्यार करती हो ना मुझसे? ठीक है। ये कहकर वो मुझे हॉल से बाहर ले गया और बाहर निकलकर खुले आंगन में ले आया, जहाँ बहुत तेज और गाढ़ी बारिश हो रही थी। और इतनी तेज बारिश देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? दिनेश मुझे बारिश से डर लगता है, मुझे आंगन में नहीं जाना। मगर वह मुझे जोर से खींचते हुए आंगन में ले आया। तेज तूफानी बरसती बारिश में मुझे ले जाकर छोड़ दिया। कहने लगा, प्यार करती हो ना तुम मुझसे? तो सारी आजमाइशें मैं ही क्यों झेलूं? आज ये आजमाइश तुमको झेलनी होगी। मेरी मोहब्बत का सबूत देना होगा। अगर मुझसे प्यार करती हो तो गुजारो पूरी रात इस गरजती और कड़कती बारिश में। ये कहकर दिनेश मुझे उसी आंगन में छोड़कर घर के अंदर चला गया। हॉल का दरवाजा भी बंद कर दिया और मैं यूं इस तरह उस जगह पर थी जैसे डर से आज मर जाऊंगी। ये कौन सी आजमाइश थी? ये कौन सा इम्तिहान था? मैं सिमटकर उसी आंगन में बैठ गई थी। पूरी रात मैं उस गरजती बादलों की बारिश में भीगती रही और फूट फूट कर रोती रही। मैं दिनेश से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके बगैर तो मर जाती। वो मुझे अगर आग में कूदने को कहता तो मैं आग में भी कूद जाती। ये तो बस बारिश थी। मैं सोचने लगी कि मैंने दिनेश से प्यार ही तो किया था। मैंने ऐसा भी किया, छीन लिया उससे, तब तो वो भी मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार था। लेकिन अब तोहमत सिर्फ मुझ पर ही क्यों? ये मुआमला उस वक्त से शुरू हुआ था जब से वो अमेरिका गया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे याद आने लगा
कि उस दिन भी मेरी नजर घड़ी की सुइयों की तरफ थी। रात के 12 बज रहे थे और मुझे दिनेश की वीडियो कॉल का इंतजार था, जो रात के 12 बजे मुझे वीडियो कॉल किया करता था। वह विदेश में जॉब करता था, इसीलिए शादी के बस कुछ दिनों बाद ही उसे मजबूरन अपने जॉब के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। लेकिन वो हर दिन मुझसे रात को 12 बजे वीडियो कॉल पर बात करता था। हम पूरा 2 घंटे एक दूसरे से जी भरकर बातें किया करते थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति 1 साल से पहले वापस नहीं आएंगे। मगर आज तो मेरे आश्रय की घड़ियां लंबी होने लगी थी। काफी देर हो चुकी थी, मगर दिनेश की कोई कॉल नहीं आ रही थी। कई बार मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, मगर दूसरी तीसरी रिंग पर वो कॉल काट देता था। मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि दिनेश प्लीज मुझे फोन करो, मुझे और परेशान मत करो। लेकिन शायद वह मुझसे बहुत ज्यादा खफा था, क्योंकि मैंने इसकी फरमाइश पूरी नहीं की थी। एक दिन पहले ही उसने मुझसे एक अजीब सी जिद कर दी थी, जिस पर मैंने उसे मना कर दिया। दिनेश कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फोन ऑफ कर दूंगा और आगे से तुम्हें फोन भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी बकवास बात नहीं मानूंगी। अरे तुम तो अमेरिका जाकर बड़े ही बेशर्म और बहाया हो गए हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और कहीं भागी नहीं जा रही। जब तुम इंडिया वापस आओगे तो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश तुम्हारी आगोश में पूरी करूंगी। इस तरह वीडियो कॉल पर सही नहीं होगा। मैंने तो उस वक्त ये शायद मजाक में कहा था। मैं दिनेश सामने नखरा दिखाना चाहती थी, मगर मुझे क्या पता था कि वह मुझसे सच में नाराज हो जाएगा। 4 दिन तक दिनेश की कोई कॉल नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गई थी। बार बार उसे मैसेज कर रही थी, माफी भी मैसेज करके मांग चुकी थी, मगर वो था कि कॉल करने को तैयार न था। 1 हफ्ते बाद रात 1 बजे उसका मैसेज आया था कि मैं 4-5 दिन से बीमार पड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर सका। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? दिनेश वीडियो कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। दिनेश कहने लगा, सुमन पेट दर्द की वजह से हिम्मत नहीं हो रही है, प्लीज मुझे 2-4 दिन रेस्ट करने दो, मैं तुमसे फिर कभी बाद में बात कर लूंगा। ये कहकर उसने उसके बाद तो मुझे मैसेज का रिप्लाई तक भी नहीं दिया। मेरे ये 2-4 दिन किस तरह से बीते थे मैं ही जानती थी। मेरी और दिनेश की लव मैरिज शादी हुई थी। हमारी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और फिर चीटिंग में हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। वहीं हमने एक दूसरे को अपनी तस्वीर भेज दी थी। इंस्टाग्राम से हमारी प्यार की शुरुआत हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते आशिकी की हदों को पार कर गई थी। हम एक दूसरे के आशिक हो गए थे। 2 वर्ष तक हमारा प्यार का सिलसिला यूं ही जारी रहा। उसके बाद दिनेश ने अपने घर वालों से मेरे रिश्ते के लिए कहा। पहला उलझन तो यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्लियर मुंह पर मना कर दिया। दिनेश की मम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी किसी भी आवारा लड़की से नहीं कर सकती, वो कहने लगी। और दूसरी बात, तुम्हारी मंगनी बचपन से ही मैंने अपनी एक फ्रेंड की बेटी से तय कर रखी है। दिनेश की मम्मी उसकी शादी अपनी किसी सहेली की बेटी से करना चाहती थी, लेकिन दिनेश मेरी खातिर सबसे उलझ गया था। दिनेश कहने लगा, शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन से ही करूंगा, वरना नहीं किसी से नहीं करूंगा। मगर उसकी मम्मी इस रिश्ते पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही थी, और ना ही उसके पिताजी। दिनेश मुझसे कहने लगा कि मैं अकेले ही तुम्हारे घर अपना रिश्ता लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बिल्कुल भी इस शादी पर एग्री नहीं हो रहे हैं। जिस परिवार से मैं बिलोंग रखती थी, वहाँ पर किसी तरह की कोई रोक टोक न थी। हमें इतना अधिकार दिया गया था कि अगर हमें कोई पसंद है तो वो रिश्ता लाकर शादी कर सकता है, लेकिन घर से भागकर माँ बाप को बदनाम करने की सोच न रखे तो अच्छा है। मैंने अपनी मम्मी को जब ये बताया कि दिनेश के घर वाले इस बात पर एग्री नहीं हैं, तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जब उसके घर वाले इस बात पर राजी नहीं है तो फिर वो कैसे तुम्हें शादी के बाद अपना सकते हैं, और कैसे दिनेश तुम्हें उस घर में ले जा सकता है। मैंने कहा, मम्मी दिनेश अच्छी नौकरी करता है, उसके पास अपना खुद का घर भी है, वो मुझे सबसे अलग रखना चाहता है। थोड़ी सी बहस के बाद मेरी मम्मी ने इस रिश्ते के लिए मान गई थी। उन्होंने मेरे पिताजी को भी एग्री कर लिया। कैसे किया मैं नहीं जानती। अगले दिन ही मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ऐसा करो, दिनेश से कहो हमसे मुलाकात कर ले। मैंने ये खबर दिनेश को दे दिया। दिनेश दूसरे दिन ही मेरे घर पर मेरे माता पिता से मिलने के लिए सा गया। मेरे पिताजी ने बहुत ही निर्मली के साथ दिनेश से मेरी विवाह कर दी।
मेरे पिताजी मेरे नाम से अच्छा खासा पैसा जमा करवा दिए थे, जो कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए जमा करके रखे हुए थे। मैं दिनेश के साथ एक अलग घर में रहती थी। मैं बहुत खुश थी। दिनेश मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन दिनों तो मैं आसमानों में शेयर किया करती थी। मैं दिनेश को जरा भी नजर न आती तो वह मुझे इधर उधर ढूंढने लगता। दिनेश कहने लगता, सुमन तुम हर वक्त मेरी नजरों के पास ही रहा करो। एक दिन दिनेश ने ऐसी खबर सुनाई कि मैं हैरान होकर रह गई। कहने लगा, मेरे मम्मी और पिताजी मेरे बड़े भाई के पास यूरोप चले गए हैं। मुझसे बहुत ज्यादा खफा थे, परंतु इसी वजह से ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया है, जिसमें ये घर जिसमें हम रह रहे हैं ये भी शामिल है। परंतु हमें जल्द से जल्द ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। ये घर मेरी मम्मी के नाम पर है। मैंने कहा, दिनेश अब हम कहाँ जाएंगे? दिनेश कहने लगा, मैं खुद टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं रेंट पर कोई घर भी ले सकूं। इसलिए मुझे वापस दिनेश के साथ मायके आना पड़ा। मगर कुछ दिन बाद ही मेरी मम्मी कहने लगी, ऐसी शादियाँ ज्यादा नहीं चलती, तुम्हें सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए था। अब क्या हम तुम्हारे पति को भी पालेंगे सुमन? हम तुम्हें मायके यानी कि यहाँ पर बिठाकर नहीं रख सकते। घर पर तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अपनी जिम्मेदारी तुम अपने पति पर डालो तो अच्छा है। ये बात जब मैंने दिनेश से कही तो वो कहने लगा, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, छोटा मोटा कोई रेंट में घर ले लेता हूँ, परंतु मेरी सैलरी पर ही तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने माता पिता के घर बहुत ही ऐशो आराम भरी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने दिनेश को भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सैलरी में ही गुजारा कर लूंगी। और फिर दिनेश ने एक छोटा सा घर रेंट पर ले लिया और मैं उसके साथ इस छोटे से घर में रहने लगी। एक बार दिनेश मुझसे कहने लगा कि वह यहाँ इंडिया में रहते हुए कभी भी अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए अगर वो बाहर नौकरी के लिए अप्लाई कर दे तो मुमकिन है एक छोटा सा 2-4 कमरों वाला घर ले सके। मैं भी इस बात पर एग्री हो गई। अगले ही महीने दिनेश को अमेरिका में नौकरी मिल गई थी। यहाँ तक कि उसका वीजा और टिकट भी वही लोग भेज रहे थे। दिनेश का एक भाई अमेरिका में रहता था, उसी ने दिनेश की ये नौकरी लगवाई थी। जिस दिन दिनेश को अमेरिका जाना था उस दिन मैं बहुत रो रही थी। वो कहने लगा, बस 1 साल की बात है, इस 1 साल में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि यहाँ पर अपना घर ले सकूं और फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। फिर मैं यहीं पर कोई नौकरी कर लूंगा और देखना मुझे यहाँ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास अमेरिका में जॉब करने का तजुर्बा भी होगा। वह मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो लगातार रोए जा रही थी। मुझे इस बात का भी गम था कि दिनेश के माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। काश कि वो मान जाते हैं तो हमारी जिंदगी में आसानियों पैदा हो जाती। एक अकेले घर में रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। जाने से पहले दिनेश कहने लगा, मैं रोज तुम्हें वीडियो कॉल किया करूँगा। मैं दिनेश की मजबूरी को समझती थी। जाने से पहले मुझसे कहने लगा, अमेरिका पहुंचकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज भी दूंगा। मैं उसकी ये बात समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसा सरप्राइज मुझे देना चाहता है। अन्यथा वह मुझे छोड़कर अमेरिकी चला गया, लेकिन डेली वह मुझे रात के 12 बजे वीडियो कॉल करता था, मुझसे जी भर की बातें करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिनेश का स्वभाव मुझसे कुछ बदल सा रहा था। अजीब सा व्यवहार हो रहा था उसका। मेरा दिल पता नहीं क्यों अनजाने डर से घबराने लगा था। 10 दिन बीत गए थे और दिनेश सिर्फ मैसेज पर बात कर रहा था। वो बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मेरे दिल में ये डर भी उठने लगा था कि कहीं दिनेश मुझे धोखा तो नहीं दे रहा था। हो सकता है कि मुझसे दिल बहलाने के लिए उसने शादी तो कर ली है और अब हमेशा के लिए अमेरिकी चला गया है, और इस सोच ने तो मुझे परेशान करके रख दिया था। परंतु कुछ दिन बाद ही दिनेश की वीडियो कॉल आ गई। दिनेश का चेहरा भी उतरा हुआ था। दिनेश की आंखें भी लाल हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो सच में बीमार है। मुझे देखकर कहने लगा कि 10 दिन से बुखार में पड़ा था, आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि तुम कहीं मुझे सेल्फिश न समझने लगो। मेरे दिल में आने वाले डर को उसने फौरन से दूर कर दिया था, और दिनेश को सामने वीडियो कॉल पर देखकर मेरे दिल को भी सुकून हो गया था। कुछ दिन तक हम बातें करते रहे। एक दिन दिनेश कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता
इसलिए रोज रोज अब तुमसे बात नहीं कर सकता। अब वो धीरे धीरे मुझसे कम बात करने लगा, परंतु रेगुलर मेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा था ताकि मुझे घर के खर्चों के लिए कोई परेशानी न उठानी पड़े। 1 साल गुजर गया था और ये साल मैंने कैसे काटा था मैं ही जानती थी। जैसे जैसे साल पूरा हो रहा था तो मेरी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी कि अब दिनेश घर आ जाएगा। मेरी बेकरारियां बढ़ रही थी, लेकिन दिनेश कहने लगा कि मैं वापस इंडिया आना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात भी करनी है। मैं तो ये बात सुनकर ही खुश हो गई थी कि वह इंडिया वापस आ जाएगा। मैंने उसकी दूसरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसे मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी। जाने से पहले भी उसने एक सरप्राइज की बात मुझे कही थी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे दिनेश के आने की इस तरह खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। जिस दिन उसको आना था, मैं उसको लेने एयरपोर्ट चली गई। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आया, मैं मचलकर उसके गले लग गई और रोने लगी, लेकिन उसने फौरन से मुझे खुद से अलग कर दिया। कहने लगा, सुमन, ये क्या हरकत है, लोग देख रहे हैं। मुझे दिनेश का ये बर्ताव बहुत अजीब लगा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि 1 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारा है। उसे लोगों की परवाह थी, मेरी नहीं। जैसे ही मैं घर पर आई तो दिनेश वहाँ भी गुमसुम सा था। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगा, कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। मैंने उसकी पसंद की बहुत सारा खाना बनाई थी, लेकिन उसने खाना उतने मन से नहीं खाया था जैसे वह पहले खाता था। खाने के बीच भी वो मेरी बातें बहुत ही गायब दिमागी से सुन रहा था। मेरी बातों का बसूहा मैं जवाब दे रहा था। मैं उसके इस अजीब तरह की बर्ताव व्यवहार से परेशान होने लगी। मैंने कहा, दिनेश, क्या बात है, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? वह कहने लगा कि तुम जानती हो मैं वापस क्यों आया हूँ? मैंने कहा, क्यों? दिनेश कहने लगा, मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास कोई पैसा जमा नहीं हो सका। मैं उसकी उदासी की वजह समझी थी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं की है। और फिर मेरे माँ बाप ने भी जो शादी में मेरा हिस्सा मुझे दिया था, वह भी पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। हम सब वो पैसा मिलाकर एक छोटा सा घर खरीद सकते हैं। मुझे लगा ये सुनकर दिनेश खुश हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी चुप चुप सा था। रात को जब दिनेश सोने के लिए रूम में आया तो मुझे लगा कि वह भी मेरे लिए उतना ही बेकरार होगा जितना मैं उसके लिए हूँ, लेकिन वो तो बस इधर उधर रूम में अपना टाइम पास कर रहा था। कभी अपने घड़ी उतार के रखता तो कभी जूते साइड में रखता, कभी अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगता है, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने ये 1 साल दिनेश की गैर मौजूदगी में बहुत मुश्किल से गुजारा था। मैं खुद ही उठकर दिनेश के सीने से लग गई, लेकिन मेरे पास जाते ही दिनेश ने मुझे झटक कर खुद से दूर किया था। कहने लगा, ये क्या हरकत कर रही हो, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा, दिनेश, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूँ और तुम मुझे करीब भी नहीं आने दे रहे। वो कहने लगा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि दिनेश ऐसा भी कह सकता है। अमेरिका जाने से पहले वो जब भी रात को मुझसे चिपक कर नहीं सोता था, उसे नींद ही नहीं आती थी, और आज वह मुझसे कह रहा था कि मेरे करीब मत आओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, परंतु फिर मैंने ये सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद दिनेश परेशान है अपनी जॉब की वजह से, इसलिए मैं चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। दिनेश ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया, और फिर अब ऐसा ही होने लगा। वह धीरे धीरे मुझसे दूर रहने लगा था। मैंने अपने माता पिता से अपने पैसों का जिक्र कर दिया। मेरे पिताजी की कुछ प्रॉपर्टीज भी थी। हम 3 बहनें थे। मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा निकाल कर भी मेरे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं समझी कि अब दिनेश खुश रहने लगेगा और मेरे साथ एक हैप्पीनेस लाइफ गुजारेगा। लेकिन वो जब से आया था मुझसे दूर हो रहा था, मेरे करीब नहीं आता था। मुझे लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है, वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अपने मम्मी पापा की नाराजगी का एहसास है, और ये बात सही निकली थी। एक बार मैं दिनेश के करीब आने लगी तो उसने मुझे दूर झटक दिया। कहने लगा, पीछे रहो, मुझसे तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज हो गए हैं। मुझे तुमसे की गई मोहब्बत पर पछतावा हो रहा है। मुझे अपनी मम्मी की याद आती है। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर हूँ।
मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी मुझसे छीन गई है और मेरे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। दूसरे देश में भी मैंने धक्के खाकर देख लिए। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस कर रह गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मुझसे इस तरह की बात कर सकता था। उसमें मेरा तो कोई दोष न था। उसे चाहिए था कि वह अपने माँ बाप को राजी करता या फिर मुझसे दोस्ती की शुरुआत ही न करता। मैंने भी तो अपने माता पिता को मनाया था और शादी करके अपने माता पिता की मर्जी से उसके साथ इस घर में रह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे यूरोप ले जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता के पाँव पड़ जाऊंगी, उनके हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लूंगी, उनकी विनती करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी और तुम देखना, मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, मैं तुम्हारा ऐसा व्यवहार सह नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सच था। मैं दिनेश की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। दिनेश कहने लगा, जब तक मेरे मम्मी पापा मुझसे राजी नहीं हो जाते मैं तुमसे अपना व्यवहार नहीं बदल सकता और प्लीज तुम मुझसे यूं चिपकने की कोशिश मत किया करो। मुझे घिन आती है तुमसे। दिनेश की ये बातें सुनकर मैं तड़प गई थी। मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। वो कहने लगा, ईश्वर के लिए मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। जब भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो मुझे अपने मम्मी पापा याद आने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो मेरा पहले की तरह ख्याल नहीं रखता था। उसे मेरी परवाह नहीं रही थी। बस सुबह उठते ही अपने काम के लिए चला जाता, शाम को वापस आता तो खाना खाकर फिर बाहर दोस्तों में चला जाता। रात को 11 बजे कभी 12 बजे घर आता और तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता। जब से वो अमेरिका से वापस आया था उसका ऐसा ही व्यवहार था। मैंने सोचा कि दिनेश से कहती हूँ वह मुझे अपने मम्मी पापा का फोन नंबर ही दे दे, उनसे बात करके देखती हूँ। लेकिन वो फोन नंबर देने के लिए भी तैयार न था। एक रात तेज बारिश हुई तो दिनेश ने मुझे आंगन में खड़ा कर दिया। मुझे मेरी मोहब्बत की सजा देने लगा। मैं बारिश से बहुत ज्यादा डरती थी लेकिन मैं फिर भी बारिश में खड़ी रही। और फिर जब एक बार बहुत तेज बिजली कड़की तो मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो वो मेरे पास बैठा था और रो रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो लेकिन मैं तुमसे और नाटक नहीं कर सकता, मैं खुद बहुत मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है? दिनेश कहने लगा कि तुम्हारा दिनेश मर चुका है सुमन, मैं दिनेश नहीं हूँ। ये सुनना था कि मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था। वो कहने लगा, मैं दिनेश का जुड़वा भाई हूँ। मैं पिछले 3 सालों से अमेरिका में काम कर रहा था। मैंने ही दिनेश को अमेरिका बुलाया था। दिनेश ने पहले कभी तुमसे मेरा जिक्र नहीं किया होगा। ये बात उसने मुझे अमेरिका में आकर बताई भी थी। कहता था कि उसे किसी दिन वीडियो कॉल पर सरप्राइज दूंगा। जब वो हम दोनों को एक साथ देखेगी तो हैरान हो जाएगी, परंतु उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। एक कार एक्सीडेंट में दिनेश बहुत जख्मी हो गया था। मैं उसे अस्पताल ले गया। उस समय भी उसे तुम्हारा ही ख्याल था। मुझसे कहने लगा कि वह मेरा गम सह नहीं पाएगी, उसे कभी बेसहारा मत छोड़ना। मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरे मरने की खबर सुनकर वह पागल हो जाएगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरे बिना वह जी नहीं सकती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तुम उसे अपना लेना और उसे सच्चाई मत बताना, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनकर वो टूटकर बिखर जाएगी। तुम उसकी जिंदगी में किशिर बनकर जाना, मेरी सुमन को बेसहारा मत छोड़ना। ये कहते हुए वो बेतहाशा रो रहा था। कहने लगा, मैंने इसलिए तुमसे दिनेश बनकर बात करनी शुरू कर दी। बहुत बार चाहा तुम्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए सोचा इंडिया आकर मैं तुम्हें सच बता दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही तुम पागलों की तरह मेरे गले लगी थी, जिस तरह से दिनेश की 1 साल की जुदाई पर तुम फूट फूट कर रोने लगी थी, मैं घबरा गया था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जब भी तुम्हें सच बताना चाहा, तुम्हारी दिनेश के लिए मोहब्बत देखकर मेरी होठ खामोश हो जाते थे। इसलिए चाहा कि तुमसे खराब रवैया रखूंगा ताकि तुम्हें दिनेश से नफरत हो जाए और तुम डिवोर्स मांग लो। लेकिन तुम हर आजमाइश पर खरी उतरती रही, मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करती रही, यहाँ तक कि बारिश में पूरी रात भीगती रही। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और धोखेबाजी और ड्रामा नहीं कर सकता।
मैं ये बातें दिल थामे सुन रही थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं दिनेश दिनेश पुकारने लगी थी। मेरा दिनेश बेवफा नहीं था, वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। अपने आखिरी समय में भी उसे मेरी परवाह थी। जब मैं कुछ ठीक हो गई तो दिनेश का भाई नीरज कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने गौर से नीरज की तरफ देखा। वह बिल्कुल दिनेश की तरह दिखता था। कोई कह नहीं सकता था कि वह दिनेश नहीं है। मैं भी तो धोखा खा गई थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये तो दिनेश ही नहीं है। कितनी बार मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी। 1-2 बार जबरदस्ती उसके गले भी लग गई थी। तब भी मुझे महसूस नहीं हुआ था कि ये दिनेश नहीं है। मैं नीरज की शराफत की कायल हो गई थी। उसने एक बार भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन मैंने नीरज को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन नीरज कहने लगा, भाई ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना लूं। ये भाई की आखिरी इच्छा थी, लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया। मैं दिनेश की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। मैं अपने मायके चली गई। मेरे मम्मी पापा को जब सच मालूम हुआ तो कहने लगे, तुम कैसे सारी जिंदगी दिनेश के नाम पर जी सकती हो? और फिर दिनेश की आखिरी इच्छा थी कि तुम और नीरज एक हो जाओ। तुम्हें एक बार अपने फैसले पर सोचना चाहिए। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। जख्म अभी हरा था। मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन मैं जब से नीरज को छोड़कर अपनी मायके आई थी, मेरा जी चाहता मैं नीरज को एक बार देख लूं, क्योंकि नीरज में दिनेश की झलक दिखाई देती थी। वो बिल्कुल दिनेश के जैसा था और उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। और नीरज भी मुझसे फोन पर बात कर लिया करता था। उसकी बातों में भी अपनापन था। शायद इतने दिन मेरे साथ रहते रहते उसे भी मुझसे लगाव हो गया था। परंतु आप लोग बताएं, क्या मुझे दिनेश से बेवफाई कर लेनी चाहिए, जो मरते दम तक मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी परवाह करता था? मैं क्यों उसके नाम पर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती? आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे दिनेश की आखिरी इच्छा को मानते हुए नीरज को अपना लेना चाहिए? हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बारे में जरूर मुझे कुछ सुझाव देंगे। कमेंट करके जल्दी से बताएं कि मैं क्या करूँ।